तो जो फर्स्ट शेड्यूल है, जो जहां पर लिखा हुआ है टेरिटरीज एंड स्टेट, तो ये क्या क्या डील करेगा? एक तो इसमें आता है नेम ऑफ द स्टेट, स्टेट का नाम, और उसका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक होगा, मतलब उसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, ठीक है, एक तो वो डील करेगा। और इसमें नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज और देयर एक्सटेंट। तो अगर हमें कभी भी पार्लियामेंट चाहती है कि कभी उसे किसी भी स्टेट का नेम ऑल्टर करना है, नेम ऑल्टर करना है, या नेम मतलब बदलना है, बाउंड्री अल्टर करनी है, या फिर बाउंड्री छोटी करनी है, या एक दो छोटे स्टेट को मिला के एक बड़ा स्टेट बनाना है फॉर फ्यूचर, तो उसमें कौन से उसमें अमेंडमेंट होगा? फिर फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट होगा जहाँ पे टेरिटरीज एंड स्टेट लिखा हुआ है। तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पर होगा। और फर्स्ट शेड्यूल टेरिटरीज, और ये हमने कौन से उसमें पढ़ा था? पहला ही आर्टिकल है बेटा, ये डील करता है आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। अब सेकंड जो स्केड्यूल है किसके बारे में बात कर रहा है? इमोल्यूमेंट्स। तो जैसे इमोल्यूमेंट्स लिखा हुआ है, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेज। इमोल्यूमेंट, अलाउंसेस और प्रिविलेज जो है कि कितने कितनी सैलरी, हाउ मच सैलरी वुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, और हाउ मच प्रिविलेज अवेलेबल है। जैसे प्रिविलेज कौन कौन से अवेलेबल हैं कि टिल उनकी जो भी टेन्योर रहेगा तब तक वो राष्ट्रपति भवन में रह सकते हैं, उनको गाड़ी, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजें सब क्या मिलेंगी? फ्री मिलेंगी, ठीक है, और उनकी उसके साथ साथ सैलरी भी होगी। और इवन इफ ही फ्लाई बाय प्लेन या फिर ट्रेन, तो उनका वहां पे फ्री रहेगा, ठीक है, कोई उनसे पेमेंट नहीं ली जाएगी। तो किस किस के बारे में लिखा हुआ है? इमोल्यूमेंट अलाउंस है, देखो सेकंड शेड्यूल को यहाँ पे भी लिख लेना ई करके, ई फॉर इमोल्यूमेंट। और किस किस को दिए गए हैं प्रिविलेज? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। किस किस के हैं? चलो मैं पूरा ही लिख रही हूँ। इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, अलाउंसेस और इमोल्यूमेंट्स मतलब कितनी सुविधाएं और किस तरह की सैलरी, और प्रिविलेज कौन कौन से स्पेशल राइट्स उनको मिलेंगे। तो सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में नहीं है, इसमें काफी लोगों के बारे में। किस किस के बारे में? एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर्स को भी सेम यही प्रिविलेज मिले हुए हैं, गवर्नर्स ऑफ स्टेट। थर्ड और कौन कौन है? बस ये लिस्ट याद रखना, एक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, एंड डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर कौन है हमारे? ओम बिरला। कोई डेप्यूटी स्पीकर है या नहीं है? पता है तुमको? स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है हमारा या नहीं? ये लोकसभा के कंटेस्ट में कॉन्स्टिट्यूशनली अरेंजमेंट जो है उसके हिसाब से डिप्यूटी स्पीकर होना चाहिए था, इलेक्ट होना चाहिए था। बट टिल नाउ, जब से 17th लोकसभा गठित हुई थी 2014 से लेके टिल नाउ, अभी तक कोई 17 और 16 लोकसभा कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली इट शुड बी देयर बट इट इज नॉट, ठीक है। तो और किसके बारे में अब क्या आएगा? चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन किसके होते हैं? चेयरमैन। लोकसभा में तो स्पीकर होता है, चेयरमैन कहाँ होगा? राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में होगा चेयरमैन। कौन है प्रेजेंट में चेयरमैन? बेटा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वही इसका राज्यसभा का चेयरमैन होता है। कौन है अभी फिलहाल में? जगदीप धनखड़, ठीक है, तो वही है। देखो जिस तरह से स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर है ना लोकसभा में, और चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा में, ऐसे ही बेटा स्टेट में होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल।
काउंसिल, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। तो जो जिस तरह से इनको मिलेंगे ना ये इमोल्यूमेंट अलाउंसेस, इसके हिसाब से यहाँ पे प्रोविजन है। सेम यही प्रोविजन किसके लिए है? विधानसभा और विधान परिषद के लिए। तो इसी में लिख लेना। इसके बाद फिफ्थ यहाँ और सिक्स्थ यहाँ। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो लोग हैं मतलब डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको भी सेम यही इमोल्यूमेंट और अलाउंसेस के प्रोविजन दिए गए हैं। अब बचते हैं, कौन बचा? सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस। बस ये लिखवाने का इसलिए मेरा वो है मोटिव कि तुम लोगों को ना ऐसी कोई चीज ना रहे कि तुम लोग ना जानो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में ऐसे था कि फर्स्ट इन द सेकंड शेड्यूल which of the following has emolument and allowances and privilege given under the constitution। तो उसमें क्या था, इस लिस्ट में से बहुत सारे नाम हैं, तो तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। फिर आ जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा, लोकसभा, ये इसका चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। फिर अब क्या आता है? जजेस ऑफ किसके? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जजेस ऑफ एससी एंड एक्सी, ठीक है। और बस एक लास्ट बचता है, वो कौन है? सीएजी, ठीक है। अब सीएजी कौन है? सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फॉर्म कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब ये याद रखना कि सिर्फ इन्हें ही मिले हुए हैं सेकंड स्केड्यूल में। जो अलाउंसेस, प्रिविलेज जो सेकंड स्केड्यूल है उसमें सिर्फ इनके ही प्रोविजन है। ना तो यहाँ पे यूपीएससी के चेयरमैन की बात है, ना ईसीआई की बात है, ना जो सीबीआई है, इन सारी बॉडीज की, या फाइनेंस कमीशन, किसी की बात नहीं है ना यहाँ पे। तो ये चीज याद रखना, कहीं भी क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा कि सेकंड शेड्यूल में किस किस के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं, तो बस इन चीजों को याद रखना कि बस इनके हैं और किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो ये वहां पे गलती मत करना। अब थर्ड स्केड्यूल किसके बारे में बात करता है? ओथ एंड अफर्मेशन। तो इसमें तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसमें ओथ्स दी गई है। ओथ्स मीन्स शपथ, ठीक है। किस किस की होंगी? यूनियन मिनिस्टर की, कैंडिडेट जो जिनका इलेक्शन होगा पार्लियामेंट के लिए, उनको भी शपथ कराई जाती है, शपथ ग्रहण समारोह होता है ना उनका भी। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपीज होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, कौन दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ? प्रेसिडेंट, क्योंकि अपॉइंट वही करते हैं तो शपथ भी वही दिलाएंगे, ठीक है। और वो हाईएस्ट अथॉरिटी है कंट्री की, तो वही दिलाते हैं। और सीएजी के बारे में है, स्टेट मिनिस्टर्स की, या इलेक्शन जो होगा स्टेट लेजिस्लेचर का, उनकी भी शपथ इसमें लिखी गई है, दी गई है। और जजेस ऑफ हाई कोर्ट वगैरह, ठीक है, इनकी शपथ। फोर्थ शेड्यूल में आ जाओ। फोर्थ शेड्यूल में क्या है बेटा कि अलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा में कैसे होंगे, वो फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है कि सीट जो अलोकेट होती है राज्यसभा में, लोकसभा का तो भी डायरेक्ट इलेक्शन है, बट राज्यसभा में कोई भी मेंबर कैसे जाएगा वो इसमें दिया गया है। वो नॉमिनेटेड होते हैं, जो स्टेट असेंबली होती है वहां से वो नॉमिनेट किए जाते हैं, सभी स्टेट से कोई ना कोई नॉमिनेट किया जाता है उनकी पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ के हिसाब से, ठीक है। और फिर उनको वहां पे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, राज्यसभा में। तो उसके बारे में प्रोविजन फोर्थ शेड्यूल में दिए गए हैं। अब फिफ्थ शेड्यूल में नहीं, डायरेक्ट नहीं होता। जैसे कि अब तुम इसकी बात करो, तुमने ये नाम सुना है राघव चड्ढा? आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, मे बी ही इज फ्रॉम पंजाब। राघव चड्ढा पंजाब असेंबली से है, तो वो लोकसभा में मेंबर नहीं है, राज्यसभा में है। इनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट मतलब ऐसे नहीं होगा कि हम ही चूज करके भेज रहे हैं ना एमपी को, ऐसे नहीं भेज रहे। इनका इलेक्शन वहीं पे होता है राज्यसभा में, सभी स्टेट असेंबलीज नॉमिनेट करती है और वहां पे वोटिंग होती है और फिर इनको लिया जाता है वहां पे।
और जो 12 हैं, 12 मिनिस्टर्स हैं, वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। जो लोकसभा पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, एमपीज, जो एमपीज होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में एग्जिस्टिंग, वही इनकी वोटिंग करते हैं मिलकर, वहां से ये इलेक्ट करके वहां पर भेजे जाते हैं। ठीक है, तो और 12 जो मिनिस्टर है वो कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको नॉमिनेट कर सकता है? किसी ने भी बहुत अच्छा काम किया जाए, जैसे कि तुमने सुना हो रेखा इज देयर इन राज्यसभा, लास्ट में भी, लास्ट राज्यसभा में, अभी भी है, आई डोंट नो, बट ये जया बच्चन, जया बच्चन का भी इलेक्शन थोड़ी लड़ा है इन्होंने, जया बच्चन समाजवादी पार्टी से है, बट शी इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं जाते, ये नॉमिनेशन से गए हुए हैं। ठीक है, तो ये 12 नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके लिए भी ऐसे नहीं कि अपने आप प्रेसिडेंट को पावर है कि खुद कर दें, उनके पास भी सजेशन आते हैं कि इनको नॉमिनेट कर दें। और वो कैसे पर्सन होने चाहिए? 12 जो किसी किसी फील्ड में अच्छा कुछ किया हो उन्होंने, जैसे सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, तो उन्होंने क्रिकेट में बहुत अच्छा किया, तो ही इज क्या फादर ऑफ क्रिकेट इन इंडिया कह सकते हो। तो एक तरह से उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो उनको भारत रत्न भी मिला, और इसके साथ साथ उन्हें राज्यसभा में सदस्यता भी दी गई। ये 12 जो नॉमिनेशन होते हैं, और रेस्ट जो मेंबर होते हैं वो सारे स्टेट असेंबलीज अपने अपने नॉमिनेट कर देती है, वहां पे वोटिंग होती है, उनको ले लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से जाते हैं वो। अब ये फिफ्थ शेड्यूल देखो बेटा, फिफ्थ शेड्यूल तुम्हारे उसमें भी आया था, गर्व, तुम बोल रहे थे ना तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले शायद पेपर में था। तो फिफ्थ शेड्यूल देखो क्या है, ये है शेड्यूल एरियाज। कुछ एरियाज शेड्यूल एरियाज में वो किए गए हैं घोषित, शेड्यूल एरियाज में के इनके लिए जो प्रोविजन होगा वो यूनियन गवर्नमेंट अलग से बनाएगी, क्योंकि ये शेड्यूल एरियाज है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जितनी भी रीजन है वो शेड्यूल एरियाज में है, और कुछ कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं वेस्ट बंगाल या ये मराठवाड़ा और विदर्भा रीजन ऑफ गुजरात, जो अंडर डेवलप्ड रीजन है और या फिर डिस्प्यूटेड रीजन है, उनके बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजन शेड्यूल एरियाज में दिए गए हैं। ठीक है, और फिर अदर ट्राइबल एरियाज है सिक्स्थ शेड्यूल में। अदर ट्राइबल एरियाज में किसके बारे में लिखा गया है? सिर्फ 4 स्टेट है, याद रखना बस इसके बारे में। एक तो असम है, और मेघालय है, और क्या है? त्रिपुरा है, मेरे ख्याल से नहीं है तो त्रिपुरा, हाँ है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के साथ और क्या है? मिजोरम, बस ये याद रखना। और मिजोरम क्यों है, इनको क्यों दिया गया है बेटा? यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में कुछ ट्राइब है, गारो, खासी, जयंतिया, जयंतिया। और मिजोरम में जो ट्राइब है वो कौन सी ट्राइब है? मिजो ट्राइब। ठीक है, त्रिपुरा में भी ट्राइब्स हैं और असम में भी। तो इनके जो कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, वो ट्राइबल एरियाज क्या है बेटा? उनको एक्सक्लूसिव राइट दिए गए हैं कि वहां पर जो भी माइंस हैं उनसे वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो भी वो अपना यूज कर सकते हैं, और उनके लॉ और रेगुलेशन में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, एक तरह से इनको ये प्रिविलेज दिए गए हैं ताकि उनकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो किसी भी तरह से, और उनके इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए भी प्रोविजन इसी शेड्यूल में दिए गए हैं, जो ये सिक्स्थ शेड्यूल है। सिक्स्थ शेड्यूल में सिर्फ इन 4 के लिए प्रोविजन दिए गए हैं, बाकी किसी के लिए नहीं दिए गए, और बाकी जो भी बचे वो इस एरिया में आते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी बात। अब आता है सेवंथ शेड्यूल। सेवंथ शेड्यूल पहले ही बता चुके हैं कि 3 तरह की लिस्ट है, स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट, और इनमें अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो अब इसमें 100 सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में। मैं यहाँ से मिटा दे रही हूँ, अगर तुम मेंशन कर सको तो कर देना। यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट को क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। और इसमें कितने सब्जेक्ट है? 100। ठीक है, पहले इसमें 97 सब्जेक्ट थे। नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स है, 61 सब्जेक्ट। ठीक है, और फिर है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में है 52। ये देख लेना, वैसे ज्यादा पूछा नहीं जाता पर फिर भी पता होना चाहिए। और 9th इसके बारे में बात करो, एज शेड्यूल के लिए
तो 8 स्केड्यूल में क्या आता है, ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे यहाँ पे कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ राजभाषा का टैग दिया गया है किसको, हिंदी को, ठीक है। देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज। क्यों नहीं है नेशनल लैंग्वेज? बिकॉज बेटा हमने इस वाले शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज में 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हम किसी को भी किसी एक लैंग्वेज को स्टेटस नहीं दे सकते। पर्टिकुलरली सब जगह सेम लैंग्वेज नहीं बोली जाती है, तो देयर विल बी क्लैश या देयर विल बी डिस्प्यूट के सभी फिर कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज में क्या बुराई है, हमारी में भी, क्योंकि सबका अपना अपना बेटा एक इतिहास दिया गया है, हर लैंग्वेज का अपना अपना इतिहास है, तो सबको नहीं दे सकते थे। इसलिए हिंदी को सिर्फ राजभाषा के तौर पर जाना जाता है, नेशनल लैंग्वेज नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया नहीं बोली जाती है। साउथ इंडियन स्टेट में तो वो बिल्कुल नहीं बोलते, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। तो इन लैंग्वेज में 22 लैंग्वेज में कौन कौन सी हैं? ये है असमी, बंगाली, बोडो, डोंगरी और गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम और मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु और उर्दू, ठीक है। और सिंधी वॉज एडेड बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये 1967 में। और मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली पहले नहीं थी, ये बाद में ऐड हुई 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। और बोडो, डोंगरी और मैथिली भी, संथाली भी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। और जो उड़ीसा है, उड़ीसा की जो लैंग्वेज है दैट इज उड़िया, वो 2011 में ऐड हुई थी। अब बचे 3, नेक्स्ट 9th में है सिर्फ रेगुलेशंस, एक्ट और रेगुलेशन, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। किस किस के बारे में बेटा? जमींदारी सिस्टम्स के बारे में, जो भी जिस तरह के लॉज हैं, लैंड लॉज हैं, उनकी स्क्रूटिनी और उन सारी चीजों के बारे में प्रोविजन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। 10th शेड्यूल, डिफेक्शन लॉ पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। डिफेक्शन किसका? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसको डिफेक्शन को डिस्क्वालिफिकेशन लिख लेना, अगर तुम्हें मीनिंग नहीं समझ आ रहा तो डिस्क्वालिफिकेशन लिख लो बस। किसका? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, ठीक है। ये इसमें प्रोविजन दिए गए हैं। और 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल में बताई चुकी हूँ। 11th फॉर पंचायती राज और 12th फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। दिस इज डन शेड्यूल। याद रखना टीयर्स ऑफ ओल्ड पीयर।